अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तज्जिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, जिसका मैंने मिड नाइट में भरपूर आपके साथ जिक्र किया था कि कल के दिन मार्केट में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक CME गैप और दूसरा FOMC की जो मीटिंग आ रही है उसका इम्पैक्ट। दोस्तों, ये इम्पैक्ट यूं आया है जिस तरह आने का हक था और मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा कैपिटल मार्केट में जो है वो वॉश कर दिया है। और मज़ीद यहाँ पर हमें कौन कौन सी सपोर्ट ब्रेक होती दिखाई देंगी वो भी हम इधर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट 12 आवर की यहाँ पर जो आल्ट कॉइन की यहाँ पर पोजीशन होने वाली है उस पर भी आपको एक गहरी मालूमात फराहम की जाएगी। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने कैपिटलाइजेशन में तकरीबन 24 बिलियन की रोटेशन देखी है, यानी कि इसमें से एक बड़ी तादाद अकाउंट वॉश की भी है और उसके बाद विड्रॉल की भी। और ये विड्रॉल तब हुआ जब FOMC का जो इम्पैक्ट है वो आना शुरू हुआ। जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये इम्पैक्ट CME गैप का ज़्यादा है या FOMC की मीटिंग का। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो 3 दिन पहले मार्केट ने हमें स्टक दिखाया, इस दरमियान का इम्पैक्ट मार्केट पे ज़्यादा आया है। और उसके बाद फिर जब मोस्टली हम एक ही तरफ जाते हैं, यानी कि क्रैश एंड क्रैश, तो फिर फ़ौरन विड्रॉल्स भी देखने को मिल जाते हैं और इम्पैक्ट दूसरी खबरों का भी आ जाता है। तो यहाँ पर डोमिनेंस भी बहुत ख़तरनाक हद तक दोस्तों बढ़ गया है। एक ही सेशन के अंदर 0.80% का डोमिनेंस बढ़ जाना आल्ट कॉइन की यहाँ पर जो हालत है वो इसने बिगाड़ के रख दी है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन जो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे थे वो भी यहाँ पर हमें अंडर वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि XRP आपको एक लंबे अरसे के बाद जब से इसने $3 को क्रॉस किया है आपको 2.75 2.78 पे देखने को मिल रहा है। तो इस बीच दोस्तों जिस टोकन में जितना बड़ा क्रैश आया है उसको उतनी ही रिकवरी के चांसेस होंगे। तो बहुत से आज के ऐसे टोकन होंगे जिन्हें मैं टेम्पररी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी अपडेट दी जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के BTC के प्राइस में यहाँ पर $6,500 की कमी हुई है। मैंने आपको मिडनाइट में बताया था कि हमने 1,04,100 के ऊपर मुसलसल अपनी नज़र रखनी है। और जिन दोस्तों ने भी इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया है आपने दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एनीवे BTC इथेरियम को मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। एवरेज थी दोस्तों कारोबारी हफ्ते के पहले दिन की 57% क्रैश, 5% स्टक, 38% पंप एंड रिकवरी। तो मार्केट एक मरतबा फिर से यहाँ पर 57% के साथ गई है। आगाज़ करता हूँ दोस्तों मैं XRP से। देखें दोस्तों, जिन टोकन की हमारी यहाँ पर पहले टारगेट अचीव हुए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर ज़रूरी होगा तो उसकी सेकंड बाइंग का यहाँ पर इंतज़ाम होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का सारा दिन हमें इसी तरह ही देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ अपने ज़हन में रख लिएगा। अगर आपको मार्केट का बिल्कुल तजर्बा नहीं है, अगर आपको मार्केट में सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं, आपने कुछ नहीं सीखा, तो आज के दिन बल्कि अगले 2 दिन तक आप मार्केट से दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर हैं तो यकीनन ये मार्केट उन सब दोस्तों के लिए बहुत आइडियल होती है जिन्हें ट्रेड करनी आती है। एनीवे दोस्तों, XRP में हमारी एंट्री थी 3.05 की, ये एग्जीक्यूट हो गई है। ये पहला टोकन है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम इसमें कोई सेकंड एंट्री करना भी चाहेंगे XRP में तो वो है गाइस 2.55 की, ठीक है जी। तो ये सपोर्ट की होगी बाइंग। आप आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी मेजर सपोर्ट थी 250 की। आपको बताया गया था कि जहां पर भी सोलाना ने 250 को ब्रेक किया ये आपसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ठीक 3 या 4 दिन पहले ये 215 का लो लगा करके आया है। एक मरतबा फिर से सोलाना ने 221 का दोस्तों यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है। एनीवे 250 की सपोर्ट पे जिस भी दोस्त ने यहाँ पर बाइंग की उसको यहाँ पर सामना है वक्ती तौर के एक स्टक का। आई होप कि आपने 250 की सपोर्ट ब्रेक होते ही अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया होगा। एनीवे नेक्स्ट 12 और के लिए मैं देख रहा हूँ सोलाना की मेजर सपोर्ट है दोस्तों 209.50 और मैक्स रेजिस्टेंस 231 9 BNB।
BNB की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 672, रेजिस्टेंस 685। BNB ने मेजर लो प्रोवाइड किया है, इसका भी मैं जिक्र आपसे बार बार कर रहा था कि 685 पे बार बार इसका स्टक होना हमें एक बड़े क्रैश की दावत देता है। मैंने 3 दिन पहले भी हमारी वीडियो के थंबनेल के ऊपर एक क्रैश का थंबनेल बाकायदा तौर पे अपडेट किया था और बहुत से व्यूवर ने कहा था कि उस्मान भाई आप पंप के टाइम पे डंप की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लाइव देख सकते हैं कि ऐसा आपके सामने है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूचर की हमारी लाजम एक आध पोजीशन स्पॉइल हो गई होगी, मैं वो भी देखूंगा कि हुई है कि नहीं। लेकिन स्पोर्ट के अंदर सभी दोस्त यहाँ पर अपनी सेकंड बाइंग अगर पॉसिबिलिटी हो तो अचीव करके अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं। लिहाजा एक लंबे अरसे के बाद BNB की सपोर्ट यहाँ पर दोस्तों ब्रेक हो गई है 672 की। तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है गाइस 628 और मैक्स रिकवरी 660 की। अब आते हैं डोज पे। दोस्तों डोज की हमारी यहाँ पर जो पोजीशन थी वो हम अचीव ही नहीं कर पाए, इसलिए कि डोज जो है वो ऑलरेडी 0.3505 को ब्रेक कर चुका था। और अगर आपने हमारी मिडनाइट की वीडियो को कीनली वॉच किया था तो यकीनन 0.35 के बाद एक एंट्री होती है और वो आपको शॉर्ट की ट्रेड प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म के लिए जो दोस्त डोज कॉइन को यहाँ पर बाय करना चाहते हैं ये उसके लिए एक बेहतरीन पोजीशन है। और आप जानते हैं कि अभी कल ही मैंने डोज के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड की थी। सुई कॉइन की दोस्तों हमारे पास 4.15 की एक बाइंग मौजूद थी, वो भी स्पॉट में, और यहाँ पर सुई एक्स्ट्रा यहाँ पर डाउन कर गया है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाय इन द डिप हमेशा स्पोर्ट ट्रेडर के लिए एक ऐसा फार्मूला होता है कि हम हर डिप के अंदर अपनी सेकंड बाइंग को कवर करते हैं, लेकिन वो भी अगर चांस बने तो। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हमें वो डिप के अंदर लो नहीं मिल पाता जो उसके साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गाइस कि सुई टोकन का जो 4.15 के बाद लो आया है वो कोई इतना बड़ा लो नहीं है 3.50 का। हम अगर यहाँ पर सेकंड स्टेप इसमें ऐड करेंगे तो वो है दोस्तों 3.35 का, जो यहाँ पर इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अब आते हैं पोल्का डॉट पे और BGP पे। पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 6.15, ठीक है जी, जो पेंडिंग थी हमने उसे जस्ट अचीव किया है, हम इसे जस्ट होल्ड करेंगे। ये हमारा 5वां टोकन है और ये भी बात तय है कि हर क्रैश के अंदर इसी तरह ही कुछ टारगेट होते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर करती है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इस दरमियान कई व्यूवर्स का पूछना होता है कि क्या हम यहाँ पर डिप के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाइंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर बाज़ औक़ात आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई टोकन बाय करके रखा हो 12 घंटे के लिए या 2 हफ्तों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और मार्केट ज़्यादा क्रैश कर जाए तो आप उन्हीं टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और वो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन के अंदर आपकी वो हो जाती है यहाँ पर रिकवरी। अभी यहाँ पर BGP भी दोस्तों हमें 7.25 की हमें एक सपोर्ट जो हमारी थी यूटिलाइज करने के बाद एक मेजर लो प्रोवाइड कर गया है और वो है 6.55। लिहाजा यहाँ पर BGP में सेकंड स्टेप की दोस्तों दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 कॉइन थे जिसमें सेकंड स्टेप की ज़रूरत थी, उन्हें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर यूनिस्वैप में दोस्तों एक मेजर लो आया है, मेजर लो 4 दिन के अंदर अंदर यूनिस्वैप $15 से सीधा 10.50 पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पर जाकर यूनिस्वैप का चार्ट ओपन करेंगे तो आप इंतहाई हैरान हो जाएंगे कि यूनिस्वैप कंटिन्यूसली फॉल हुआ है और 1 बिलियन के करीब इसकी कैपिटलाइजेशन मार्केट में कम हो गई है। आप याद रखिएगा कि जब इतना बड़ा डिप आता है तो वेल्स उसी टोकन की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं जिसका यहाँ पर फॉल बढ़ रहा होता है। अब आते हैं दोस्तों पेपे पे। पेपे की अब हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप इसे करंट सिचुएशन में स्पोर्ट के अंदर रहते हुए यूटिलाइज कर सकते हैं। OM को हम इग्नोर कर देंगे। एप्टस में हमारा टारगेट दोस्तों हुआ है 100% हिट। आपको बताया गया था कि एप्टस जिधर भी $8 की सपोर्ट को ब्रेक करेगा यह हमें 30 सेंट तक का लो प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि इसने 30 क्या, इसने हमें डायरेक्टली 6.95 का लो प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एप्टस को हर सूरत 7.10 पे आना होगा। अगर ये 7.10 पे नहीं आता तो ये ऐन मुमकिन है कि हमें 6.80 तक अपना लो बार बार प्रोवाइड करता रहे। टाओ कॉइन में दोस्तों हमारी एक नई सपोर्ट थी और वो थी 410 की, ठीक है। ये देखें अभी कल ही की बात है कि मैंने आपके साथ ये सपोर्ट शेयर की थी, तो हम इस वक्त $2 प्लस के अंदर हैं। मैं समझता हूं कि टाओ ने आपको एक यहाँ पर क्विक रिकवरी दे देनी है, क्योंकि
$53 का ये डाउनफॉल, $53 का ये काफ़ी बड़ा फॉल है। लिहाजा हम इसके अंदर प्रॉफिट में हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या सेल। मिडनाइट में हमारे पास जो रेंडर था दोस्तों, वो हमने 14 सेंट के प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया था और अब यहाँ पर रेंडर एक्स्ट्रा लो है, तो हम रेंडर को यहाँ पर अच्छा खासा मोनीटर करेंगे। 6.05 इसकी फर्स्ट स्टेप ऑफ सेफ जोन है। अगर ये इसमें एंटर नहीं होता और मोस्टली ये 5.90 तक रहता है तो मजीद 15 सेंट का लो हम देख सकते हैं। मौजूदा मार्केट में जिस टोकन के अंदर सबसे कम क्रैश हुआ है, सबसे कम, वो ईना है। इसलिए कि अगर हम कल की बात करें तो ईना दोस्तों हमें मोस्टली ट्रेड होता दिखाई दे रहा था 0.8250 तक, और अब हम देख रहे हैं कि ईना 0.7110 तक खड़ा है। ये कुछ भी लो नहीं है किसी टोकन में, तो लिहाजा अगर आपके पास इसकी फर्स्ट स्टेप की बाइंग मौजूद है तो ये आइडियल पोजीशन है सेकंड स्टेप की। तो गाइस ये कुल मिलाकर हमारा 8वां बड़ा टोकन होगा। हम यहाँ पर 8 टोकन को होल्ड कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने एलडीओ को मिडनाइट में इग्नोर कर दिया था, ये 2.20 पे था और मैंने आपको बताया था कि एलडीओ को अब हम इग्नोर कर दें तो बेहतर है, क्योंकि इसके पास रिकवर करने की कोई रीज़न नहीं है। तो ऐन मुमकिन है कि अगले सेशन तक इसमें मजीद 15 सेंट की कमी हो। मौजूदा कंडीशन में दोस्तों मूव टोकन यहाँ पर एक्सट्रीमली डाउन कर गया है और हमारे पास यहाँ पर इसकी कोई पोजीशन मौजूद नहीं है। जो मैंने इसका मेजर लो यहाँ पर देखा है दोस्तों वो है 0.6340 का, ठीक है। तो लिहाजा हम इससे फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने भी इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस कर लेनी है। इसकी यहाँ पर दोस्तों जो एंट्री जोन बन रही है वो है 0.6350 की और मैक्स रेजिस्टेंस 0.6420। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों, तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर मॉडरेट किस्म का सेटल कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम भी 0.6050 का, और लेवरेज जितना कम हो उतना बेहतर है। इसे यूटिलाइज करने के लिए आप बायडिफाई को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप पूरी वीडियो को एक्यूरेसी के लिहाज से फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसे बिटगेट पे एक्यूरेसी मैच कर सकते हैं। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। हम मिडनाइट में 1,05,197 पे थे। आपको बताया गया था कि वी नीड 1,05,700। 1,05,700 की रेजिस्टेंस जब तक नहीं मिलती मार्केट हमें कोई ट्रेड नहीं देगी। आपने मिडनाइट की वीडियो को मस्त देख लेना है। मैं आई बटन पे यहाँ पर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, मार्केट ने 1,04,100 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये भी आपको बताया गया था कि मार्केट आपको आसानी से 1,1500 तक का लो दे देगी जब भी 1,04,100 की सपोर्ट टूटेगी। ऐसा ही हुआ, इसीलिए मैं हमेशा आपको एक नॉर्मल जो लो है वो बताता हूँ। एक्स्ट्रा लो अब आपके सामने है। तो गाइस मार्केट के लिए 1 लाख प्लस होना बड़ा ज़रूरी होगा। ये नहीं 1 लाख प्लस होती 1,08,000 तो ये प्रॉब्लम इसके सर पे मंडलाती रहेगी और ये एफओएमसी का प्रेशर इसके ऊपर और बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो एफओएमसी तो अभी 48 घंटे भी नहीं, 48 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम बाकी है, लेकिन ये चीज़ ऑटोमेटिकली इसके सर पे आन गिरेगी। तो आप देख रहे हैं कि कल संडे की कैंडल और आज मंडे की दोनों मिलके मार्केट को बेरिश की तरफ ले गए हैं और पिछले तकरीबन 16 घंटे से मार्केट फॉल कर रही है। आपको कहीं सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही। याद रखिएगा यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सपोर्ट यहाँ पर नहीं बन रही। अगर यहाँ पर सपोर्ट ना बनी दोस्तों, मजीद अगले 3 घंटे तक यहाँ पे बिल्कुल 98,700 पे, तो मार्केट के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। फिर हमें इसकी ओल्डेस्ट सपोर्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और वो है 95,000। आपको अच्छी तरह याद है कि जब भी मार्केट 1 लाख को ब्रेक करती है इसकी ओल्डेस्ट सपोर्ट 95,000 पे हमारी नज़र होती है। तो ये अपने ज़हन में रखिएगा। फिलहाल हेल्पफुल टोकन आज के दिन हम कोई यूटिलाइज नहीं करेंगे। रिकवरी के लिए बीटीसी को 1,08,000 की ज़रूरत है। 1,08,000 इज़ मस्ट नीडेड पॉइंट। ये मिल जाता है तो अगला टारगेट होगा 1,01,500। 1,01,500 के बाद मार्केट नॉर्मल हो जाएगी और क्रैश होने से रुक सकती है। और वीकर जोन आपके सामने है दोस्तों। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम यहाँ पर दोस्तों एक मरतबा फिर से बुरी तरह नाकाम। 3,332 पे हम मिडनाइट में थे। आपको बताया गया था कि 3,305 इसकी वीकर जोन है। ये इससे दिन का आगाज करता है तो आपको 3,270 का लो देगा। हमारा टारगेट तो दोस्तों पूरा ही हुआ, लेकिन इसने 3,022 का लो लगा दिया। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है। कुल मिलाकर के $300 इथेरियम के प्राइस में कमी हो चुकी है और यहाँ पर तकरीबन हम देख रहे हैं कि पिछले 16 घंटे से कोई सपोर्ट नहीं है। तो गाइज यहाँ पर इथेरियम के लिए लास्ट होप है 3,000।
जहां पर इसने 3000 को ब्रेक कर दिया, हम उसके बाद 50 से $80 का मजीद लो देख सकते हैं। एनीवे ये भी हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट की जो ट्रेडें लगी हुई हैं उनका जो भी स्टॉप लॉस होगा उसे ये ब्रेक करके ही ऊपर आएगा। तो लिहाजा इथेरियम का तो 3070 प्लस रहना ज़रूरी है। 3070 प्लस से ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाता है तो एन मुमकिन है कि ये 3150 पे दोबारा आ करके अपने से रिलेटेड टोकन को और ख़ुद को नॉर्मल कर सकता है। तो वीकर जोन पे आपकी नज़र रहनी चाहिए और मेन सपोर्ट मैंने आपको 3000 बताई है जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मॉर्निंग में भी मार्केट 3022 से वापस आ गई थी, तो ये एक अहम मामला है। लिहाजा इथेरियम से जुड़े 3 टोकन फ़ायदा आपको दे सकते हैं, सुई, मूव और बीजीपी। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।